हाइड्रोलिसिस ऑफ ऑक्साइड। वैसे तो आपको पता ही होगा कि लास्ट प्रोडक्ट आपको ऑक्सी एसिड बनाना है, लेकिन फिर भी इसमें एक दो बातें और है वो आपको ध्यान में रखनी है। वो बातें क्या है, ध्यान से देखिए। दो पार्ट में इसको करेंगे। पार्ट नंबर इसका 1 है, अगर आपका जो ऑक्साइड है उसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है, इफ ऑक्साइड इज इन कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर, देन हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट विल हैव सेम ऑक्सीडेशन नंबर। तो हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट जो होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, सेम होगी। अनकॉमन का अपन बाद में बात करते हैं। कॉमन मतलब देखिए यहां पर एग्जांपल से मैं बता देता हूं। सबसे पहले जैसे CO2 है, CO2 की कॉमन क्या होती है, +2 होती है। तो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा इसका, बताइए। CO2 का करेंगे तो आपको पता है H2CO3 प्लस, सॉरी ये +4 में है तो ये भी +4 में। इसी तरीके से जैसे सल्फर की बात करें, चाहे SO2 हो चाहे SO3, तो कॉमन ऑक्सीडेशन नंबर है इसका +4 और +6। तो उस केस में प्रोडक्ट क्या होगा आपका, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बातें चल रही है। इसी तरीके से नंबर 4 एग्जांपल ले तो बोरोन में आपको पता है B2O3 है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो क्या हो जाएगा H3BO3। इसी तरीके से अगर क्लोरीन की केस की बात करें तो क्लोरीन में क्या क्या कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, देखिए +1 +3 +5 +7। जैसे अगर आपके पास Cl2O3 है, जिसको Cl2O6 भी बोल सकते हैं, सॉरी ClO3 या Cl2O6, तो +6, सॉरी ये कॉमन नहीं होगी। तो यहां पर क्या होना चाहिए, Cl2, अगर आपको चाहिए 1 3 5 Cl2O5, तो Cl2O5 के केस में क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर +5, और ये यहां पे तो Cl2O5 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं Cl2O7, तो ये 5 और ये 7। इसी तरीके से और क्या हो सकता है नंबर 7 में Cl2O3। तो इनके हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट +5 एंड +3, तो यहां पर क्या हो जाएगा HClO4 +7 HClO3 HClO2। नाम तो पता ही होंगे इनके, परक्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड और क्लोरस एसिड। तो ये बात हुई इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की। इसी तरीके से अगर और कोई भी आपको दिया हुआ है जिसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता है, कॉमन का पता ही है, क्लोरीन के अंदर +1 7 5 ये रहती है, ये सल्फर की है, ये कार्बन की है और ये बोरोन की। कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में अपन क्या करेंगे, डायरेक्ट उसी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग अपन प्रोडक्ट बना देंगे। कौन सा, हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट ऑक्सी एसिड। एक और भी देख सकते हैं, देखिए 7 के बाद में अगर 8 P4O10 जिसको P2O5 भी बोल सकते हैं, 7th 8th 9th अगर आपको दिया हुआ है P4O8 जिसको P2O4 भी बोल सकते हैं, तो या फिर P4O8 नहीं है तो P4O6 P2O3 इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और +3 कैसे, 10 2 जा 20 20 को 5 से 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आपके पास 5 आ जाएगा, 6 2 जा 12 12 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। +5 में क्या होता है H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, इसमें क्या हो जाएगा H3PO3 फॉस्फोरस एसिड। ऑर्थो नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं, केवल फॉस्फोरस एसिड। दो एग्जांपल और हैं अभी जो मैंने आपको बताया था कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे अगर आपके पास 9 हो गए थे, 7 8 9 N2O3 है, और इसी तरीके से नंबर 10 है N2O5, तो ऑक्सी एसिड प्रोडक्ट क्या होगा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, HNO3 नाइट्रस एसिड और ये HNO3 नाइट्रिक एसिड। +5 प्रोडक्ट +5 का, ये +3 तो ये प्रोडक्ट +3। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, अगर कॉमन के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है आपके पास, अनकॉमन। तो केस बी देखिए इसका, या केस 2 था, फॉर अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट
अगर आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन नहीं है तो उस केस में हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट विल बी ट्रू। दो हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट होंगे जिसके अंदर वन हैव लोअर ऑक्सीडेशन नंबर एंड अदर हायर। तो दूसरे के ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी? हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। देखिए कैसे, दो तीन एग्जांपल आपके पास। अगर मैं बात करूं आपके लिए N2O4 या फिर NO2, ठीक है ना। N2O4 के बजाय अपन इसको NO2 ले लेते हैं, या फिर N2O4 तो रहता है ये इसके बाइनरी प्रोडक्ट या फिर डाइमराइज फॉर्म में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +4 कॉमन नहीं होती है, कॉमन इसकी क्या होती है? +1 और +3 और +5। तो इस केस में प्रोडक्ट क्या होंगे? एक तो हायर और एक लोअर। 4 से कम प्रोडक्ट क्या होगा? एक तो +3 का रहेगा, एक जाएगा +5 का। तो प्रोडक्ट क्या लिखेंगे अपन? HNO2 प्लस HNO3। तो ये +3 और ये बोलिए 5, ठीक है। इसी तरीके से अगर अपन और एग्जांपल लें, जैसे ClO2 या फिर जिसको Cl2O4 भी बोल सकते हैं, ये कॉमन ऑक्सीडेशन नहीं है, +4। इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ClO3 जिसको Cl2O6 डाइमराइज फॉर्म में रहता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? ClO2 और Cl2O6। ये सॉरी डाइमर फॉर्म में नहीं रहता है, ClO2 ही होता है। तो ClO2 की अगर बात करें +4, तो यहां पर क्या आ जाएगा? HCl 4 है तो एक 3, HClO2 प्लस HClO 4 है तो 3। तो ये +5 और ये +3। नाम आपको पता ही होंगे, ये ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में है। तो HClO3 प्लस HClO4 +7 एंड +5। दिस इज फॉर क्लोरिक एसिड एंड क्लोरस एसिड, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर अनकॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है उस केस में क्या होगा? एक हायर और एक लोअर। अब एक बात देखिए, ये जो एनहाइड्राइड प्रोडक्ट है ये तो बेटा हाइड्रोलाइज्ड है, और ये क्या है? एनहाइड्राइड। तो ये क्या होता है? मिक्स्ड फॉर्म में होता है, मिक्स्ड एनहाइड्राइड ऑफ दीज एसिड्स। तो दो एसिड्स को मिलाने पर ये क्या बना? इनको मिक्स करने पर इसका फॉर्मेशन हुआ। इसको हीट करेंगे इन दोनों को, तो ये क्या होता है? मिक्स फॉर्म में रहता है इन दोनों का, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कुछ इस तरीके से। तो देखिए अब अपन बात कर लेते हैं कि ये जो P4O10 था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऑक्साइड है, इसको बोलते हैं फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। और इसकी लहसुन जैसी गंध होती है, गार्लिक लाइक स्मेल। इसकी ये स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक देख लेते हैं प्रोडक्ट कैसे बनते हैं। P4O10 है, जब H2O मॉलिक्यूल का अटैक होता है तो सेंट्रल एटम पर होगा, तो किसी भी दो सेंट्रल एटम पर अटैक करवा दीजिए। एक यहां पर अटैक हुआ, एक यहां पर, ठीक है। दो नियर बाई पर अटैक करवाया। जैसे यहां पर अटैक होगा तो H2O जुड़ेगा P पर नेगेटिव और इस पर खुद पर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। फिर अब यहां से क्या होगा? H+ आयन हटेगा। कैसे हटेगा? नेगेटिव चार्ज वाली स्टोरी आपको पता ही है, मैं यहां पर बता देता हूं। केवल नेगेटिव इस चार्ज को अपने से दूर करेगा, सॉरी ये प्लस है तो ये यहां पर आ जाएगा इस तरीके से चार्ज, ठीक है। तो ये यहां पर पॉजिटिव आएगा तो ये न्यूट्रल, तो यहां से क्या होगा? ये H+ हटा है, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ? देखिए अब यहां से तो बॉन्ड को हटाएंगे नहीं, ऐसे तो मैं करूंगा नहीं कि नेगेटिव चार्ज को दूर कर देगा। तो बेटा क्या हुआ? प्रॉब्लम हो गई ना कि H2 जोड़ रहे हैं और उसी को हटा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अब ये नेगेटिव चार्ज तो ये क्या करेगा? इस वाले बॉन्ड को, ध्यान दीजिएगा, इस वाले बॉन्ड को, तो ये लोन पेयर इस पर आ जाएगा। तो इस पर क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। इस ये वाला जो ऑक्सीजन है यहां पर क्या आ गया? O-। अब ये H+ इसके साथ आके जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा? OH। तो इस फॉस्फोरस की कंडीशन क्या है? ये डबल बॉन्ड O, POH। ये H इस बॉन्ड को यहां से हटा दिया गया तो POH सेम नीचे वाले के साथ रहेगा। तो क्या होगा? चारों फॉस्फोरस की कंडीशन क्या हो जाएगी? कुछ ऐसी, सभी पर एक एक OH आ जाएगा। ऐसा क्यों? H2O का OH तो एक जुड़ गया, H+ साइड वाला जो ऑक्सीजन था, ये जो ब्रिज ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है बीच वाला, ये ब्रिज ऑक्सीजन, इसके साथ H+ जुड़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर आ जाएगी। अब बात करें एक H2O और अटैक करेगा तो किसी भी फॉस्फोरस पर अटैक करेगा तो वही कहानी। कैसी? ये अटैक करेगा तो यहां पर OH बॉन्ड जुड़ जाएगा,
ये यहां से हटेगा तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इसके साथ H+ जुड़ेगा, तो बिल्कुल लीनियर चेन, क्योंकि ये चेन यहां से ब्रेक हो गई, ये कुछ ऐसा बन गया। अब इस पर H2O करेगा किसी भी साइड एटम, यहां पर या यहां पे, बीच में तो अटैक करेगा नहीं, तो H2O यहां पर अटैक करेगा तो क्या होगा, इसके साथ एक OH बॉन्ड जुड़ जाएगा, और H+ होगा वो कहां जुड़ेगा, ये जो ऑक्सीजन है यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये इसको दूर करेगा, इस माइनस के साथ में H+ अटैच हो जाएगा, तो ये P OH 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 और O, H3PO3 की एक यूनिट हट गई, पीछे 3 यूनिट बाकी रही, ये 3 यूनिट आ गई। फिर से H2 आएगा, ये एक H3PO4 हट जाएगा, 2 यूनिट रहेगी, फिर से H2 अटैक करेगा, तो यहां पर OH, ये ऑक्सीजन हटा, इस पर H+, तो ये भी H3PO3, ये भी H3PO4, सॉरी दोनों, तो H3PO4 की 2 यूनिट हो। कंप्लीट हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट देखें तो कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, P4O10 से फोस्फोरिक एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। रीजन, ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को क्या रखनी है, कॉमन रखनी है। तो ये इसकी मैकेनिज्म भी हो गई, ठीक है। वैसे अगर नीट के स्टूडेंट्स को मैकेनिज्म ध्यान रखने की जरूरत है नहीं, लेकिन बिल्कुल बेसिक आइडिया आपको समझ में आना चाहिए। क्यों मेमोरी फुल रुकियोगे, 1 मिनट और बनाओ बस मैक्सिमम। ठीक है। तो अब इसमें देखिए क्या होगा, इनकी नेमिंग भी अपन कर लेते हैं। ये आपको पता है फोस्फोरस पेंटाऑक्साइड, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम, ये तो यही है अभी तक, तो ये क्या हो गया, अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसका नाम हो जाएगा साइक्लो टेट्रा मेटा फोस्फोरिक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, एक पॉली यूनिट हो गई, चैन फॉर्म में है, तो इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा पॉली फोस्फोरिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, 3 यूनिट जुड़ी हुई है, तो ट्राई पॉली फोस्फोरिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे, 2 यूनिट जुड़ी हुई है, तो इसको बोल देंगे अपन, ऊपर लिख देता हूं बेटा इसका नाम, पायरो फोस्फोरिक एसिड, ठीक है। तो इस तरीके से कंप्लीट इसका अभी अपन फोस्फोरस के ऑक्साइड का हाइड्रोलिसिस किया था, जिसमें क्या देखा था, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, +5 है, +5 के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या बना था, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी यहां पर कितनी है, +1। इसी तरीके से P4O6 की बात करें, 6 का मतलब 6 to the 12, 12 divided by 4 is equal to +3, तो +3 के अंदर H3PO3 आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 6 - 3। अब बात आ गई इनका क्या करें, ठीक है। मैकेनिज्म इसकी देखी थी, कॉमन ही रहती है, तो इसके लिए बहुत आसान है। इसमें क्या करोगे आप, जैसे अगर इसको बैलेंस करें, बैलेंस कैसे करेंगे, ये 4 है तो यहां पर 4H3PO4, यहां पर 4H3PO3, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग यहां पर क्या होगा, ऑक्सी एसिड ऑफ फोस्फोरस का फॉर्मेशन होगा, P4O10 के नजदीक है, तो यहां पर क्या होगा, इसमें एक तो H3PO4 बनेगा और एक बनता है H3PO3। जैसा कि आपको पता है, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन नहीं है तो एक हायर वाली और एक लोअर वाली बनेगी, ठीक है। तो H3PO4 और H3PO3, इसके अकॉर्डिंग देखें तो एक ऑक्सीजन कम हुआ है, तो एक ऑक्सीजन कम रख दे और ये कर लीजिए। तो यहां पर अगर इसको बैलेंस करना चाहें, आप देख सकते हैं 4 फोस्फोरस आ गए और 3 and 1 4। H2O की बात करें, H2O सभी देख लीजिए, यहां पर कितना हो रहा है, 4 3 12, तो यहां पर अपन लिख देंगे 6, यहां पर 4 3 12, तो ये आ गया 6। यहां पर बात करें 3 3 9, 9 और 3 12, तो यहां पर आ गया 6। इसी तरीके से यहां पर P4O8 की बात करें, तो यहां पर क्या होगा, 2 यूनिट जाएगी H3PO4 की और 2 यूनिट जाएगी H3PO3 की, बैलेंस के 3 to the 6, तो यहां पर भी 6। P4O7 की बात करें तो यहां पर क्या होगा, एक यूनिट कम होती जा रही है, इस बार क्या हो जाएगा H3PO4 प्लस 3 यूनिट ऑफ H3PO3। तो इस तरीके से अपन इनके ऑक्साइड ऑफ फोस्फोरस का हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं, ठीक है। अब ये परऑक्सी एसिड क्या है, याद कीजिए, मैं नेमिंग ऑफ ऑक्सी एसिड एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड में आपको पढ़ाया था कि फोस्फोरस और सल्फर के ऑक्सी एसिड की अपन स्टडी करते हैं, तब उनका अपन हाइड्रोलिसिस करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं फोस्फोरस के ऑक्सी एसिड, ठीक है,
तो फोस्फोरस के ऑक्सी एसिड कौन कौन से थे? दो थे। एक तो था H4P2O8 पर ऑक्सी डाई फोस्फोरिक एसिड, और एक था आपका H3PO5 पर ऑक्सी मोनो फोस्फोरिक एसिड। तो यहां पर अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं H4P2O8 के हाइड्रोलिसिस से। तो यहां पर P डबल बॉन्ड O, याद कीजिए मैंने इसकी स्ट्रक्चर बनानी बताई थी। यहां पर ऑक्सी है तो बीच में 2 यूनिट का P डबल बॉन्ड O, वैलेंसी याद रखें कितनी करनी है? 5 रखनी है, क्योंकि ये 5 बॉन्ड ही मैक्सिमम बना सकते। इसका नाम क्या लिखा था अपन ने? पर ऑक्सी डाई फोस्फोरिक एसिड, पर ऑक्सी डाई फोस्फोरिक एसिड, क्योंकि 2 यूनिट ही। अब अपन क्या करेंगे, यहां पर इस पे H2O का अटैक करवाएंगे। और आपको पता हो H2O का अटैक करवाते हैं तो किस तरीके से होगा? यहां पर आएगा, जैसे यहां पर आके जुड़ेगा H2O तो लोन पेयर इस पर आके जुड़ेगा, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पर क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए किस तरीके से P डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फोस्फोरस डबल बॉन्ड O, OH वैलेंसी का हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, एक H2O आके ऐड होगा, तो ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। अब आप कहोगे सर वैलेंसी तो इसकी 5 से 6 कैसी होगी? बेटा एक नेगेटिव चार्ज भी आ गया ना, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है तो एक बॉन्ड भी एक्स्ट्रा है, फोस्फोरस बना सकता है। अब वही कहानी क्या, नेगेटिव चार्ज बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर धकेलेगा, ये यहां पर जाएगा। पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये आएगा, यहां से क्या हटेगा? बेबी हाइड्रोजन, किस फॉर्म में? H+। ये H+ आगे कहां जुड़ जाएगा? इसके साथ आके जुड़ जाएगा, जिस पर क्या चार्ज था? O-। ठीक है, तो यहां पर इसके हाइड्रोलिसिस से क्या प्रोडक्ट बनेगा? देखिए इस फोस्फोरस में कोई चेंज नहीं करना है, P डबल बॉन्ड O, OH OH OOH। ये क्यों? ऑक्सीजन ऑक्सीजन था, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये आ गया, प्लस P डबल बॉन्ड O, OH OH और OH। तो ये क्या बन गया आपका? फोस्फोरिक एसिड। और ये क्या बन गया आपका? पर ऑक्सी मोनो फोस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब क्या होगा? ये तो फाइनल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट है, ये नहीं है, तो अब क्या होगा? इसका भी दोबारा से हाइड्रोलिसिस होगा। कैसे? H2O अटैक करेगा कहां पर? इस पे। तो जैसे यहां पर आके ऐड होगा H2O तो क्या होगा? इस पर नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहां वाला जो आएगा वो इस बॉन्ड को हटा देगा, इस पर माइनस चार्ज आएगा, और इसका जो H+ आएगा वो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ, जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन है उसके साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखिए जैसे अपने लास्ट में किया था वैसे ही करना है। तो P डबल बॉन्ड O, OH 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 प्लस H2O। तो ये आपका फिर से क्या बन गया? फोस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है किस तरीके से अपन ने किया है। एक बार फिर से अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताना चाहूं तो देखिए किस तरीके से इसको बनाया है। आपके पास था क्या? H4P2O8। जैसे ही आपने एक H2O मॉलिक्यूल डाला तो इससे क्या मिला आपको? एक H2 डालते ये मिल गया, तो यहां पर बना S3PO5 प्लस S3PO4। इसी तरीके से एक H2O मॉलिक्यूल और डालेंगे तो क्या होगा? इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा? S3PO4 प्लस H2O। तो ये आपको प्रोसेस ध्यान में रखनी है। इस तरीके से पर ऑक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड का हाइड्रोलिसिस होगा। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? H2S2O8 में जब H2 डालते हैं तो A+ B बनता है, और इस A में अगर H2 डालेंगे तो B+C बनता है, मतलब B और B कॉमन। तो अब क्या होगा? आपको A, B और C फाइंड करना है कि क्या क्या यहां पर ये प्रोडक्ट बने हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसको कैसे डील करना है। ये क्या है? H2S2O8 आपको याद होगा। ठीक है, SOOS डबल बॉन्ड O, OH डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, OH। ध्यान रखना बेटा इसकी वैलेंसी कितनी होती है? अच्छी। इसका नाम क्या होता है? पर ऑक्सी डाई
सल्फ्यूरिक एसिड। और प्यार से इसको क्या बोलते हैं, बड़ी यूनिट है तो याद होगा आपको, H2SO8 याद कीजिए। इसको बोलते हैं मार्शल्स एसिड। क्या बोलते हैं, मार्शल्स एसिड। और जब इसमें H2 आप ऐड करोगे तो क्या होगा, पहली यूनिट वही कहानी जो अभी अपन ने की थी, ये ऐड होगा, यहां से ये बॉन्ड हटेगा, H प्लस इसके साथ आके जुड़ जाएगा, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OOH प्लस H डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH। अब क्या होगा, A और B बन गए। अब इस A के अंदर जब आप क्या डालोगे, H2O डालोगे, तो फिर से वही कहानी, ये इसके साथ आके अटैच होगा, ये बॉन्ड यहां से हटेगा, H प्लस जुड़ेगा, तो क्या बन जाएगा, H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH OH प्लस H2O। ठीक है, तो यहां पर आपके पास A क्या है, दोबारा देखिए, ये है आपका A ये होगा, है ना, क्योंकि A की रिएक्शन हो रही है, तो ये आपका जाएगा A, ये B कॉमन प्रोडक्ट बन रहा है, और ये हो जाएगा C। यहां पर इसका नाम क्या होगा, A का, ठीक है, A का नाम देखिए, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पर ऑक्सी, एक यूनिट है तो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। और प्यार से इसको क्या बोलते हैं, याद कीजिए, इसको बोलते हैं क्या, कैरोज एसिड, कैरो अम्ल है ये। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सी एसिड ऑफ पर ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस एंड सल्फर की अपन ने बात की है। तो अब हाइड्रोलिसिस की इसी सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, हाइड्रोलिसिस ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड। और सबसे पहला क्वेश्चन तो यही राइज होगा, क्या कि इंटर हैलोजन कंपाउंड क्या है। जस्ट इसके वर्डिंग के अंदर ये इंटर हैलोजन, हैलोजन का मतलब FClBrI, इंटर मतलब दो अलग अलग यूनिट, जब दो अलग अलग हैलोजन आपस में जुड़ते हैं तो क्या होता है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स। तो यहां पर लिख सकते हैं कंपाउंड फॉर्म्ड बाय डिफरेंट हैलोजन। तो दो अलग अलग हैलोजन के मिलने से जो हैलोजन बनता है उसको इंटर हैलोजन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल, जैसे आपके लिए मैं एक्स और वाई की फॉर्म में बता देता हूं, आपके पास एक्स वाई या फिर ए और बी, ठीक है, ये आपके पास दो हैलोजन है, ये FClBrI, ये भी FClBrI, लेकिन इनकी खासियत होती है, खासियत क्या, कि ये जो यूनिट है ए और ये जो यूनिट है बी, जो पहले वाला होता है इसके बारे में आपको पता है कि ये क्या होता है, कैटायनिक फॉर्म, और सेकंड वाला जो होता है वो एनायन। ठीक है ना, ये जनरल वे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर रिप्रेजेंट करने के बाद वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा, और पहले वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो अपन ये भी बोल सकते हैं ये जो बाद वाला है इसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है, और जो पहले वाला होता है उसकी साइज क्या होती है, छोटी। सही है क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इसका मतलब साइज कम होनी चाहिए, और यहां पर साइज क्या होनी चाहिए, ज्यादा। सीधा सा खेल है कैटायन और एनायन का है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जैसे विच इंटरहैलोजन इज पॉसिबल, इनमें से कौन सा इंटरहैलोजन है उसका वो पॉसिबल है या एग्जिस्टेंस में है। जैसे आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे ClF3 BrF3 IF7 BrCl या ClF। ठीक है, ये कुछ इंटरहैलोजन है जिसके अंदर आपको बताना है कि कौन कौन सा पॉसिबल है और कौन सा नहीं है। एक दो एग्जांपल्स और ले लीजिए आप यहाँ पे, जैसे ClBr3। ठीक है, अब देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड। आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो किस सीक्वेंस में होती है, Cl Br और I। बेटा पी ब्लॉक का ही पार्ट है, पी ब्लॉक का ये टॉपिक है, वही मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूं। फ्लोरीन की ईएन ज्यादा है तो बाद में होगा, ये एकदम सही है। F की ज्यादा है तो ये होगा ही होगा, ये होगा ही होगा। BrCl, Cl और Br में Cl की ईएन ज्यादा है तो ये भी सही है और ये भी सही है। क्या ऐसे सही है, Br की ईएन तो Cl से कम होती है तो इसका एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इंटरहैलोजन कंपाउंड का एग्जिस्टेंस सीख सकते हो। ठीक है,
अब देखिए इनके हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं। आपको पता है कि जो हैलोजन है उसके ऑक्सीडेशन नंबर्स क्या होते हैं, जैसे फ्लोरीन को छोड़कर क्या होते हैं, -1 से +7। अगर पॉजिटिव की बात करें तो क्या होता है +1, 3, 5 एंड 7। तो इसी तरीके से जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स है वो 4 फॉर्म के अंदर अपन डिवाइड करेंगे। कौन सा, फर्स्ट वन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, सेकंड में +3 और इसमें +5 और इसमें क्या होगा +6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन पर अपन H2O का अटैक करेंगे, चाहे आपके पास ये हो चाहे ये हो। और आपको पता हो जब H2O का अटैक करते हैं तो नॉन मेटल का फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, ऑक्जी एसिड बनता है। क्या बनता है, ऑक्जी एसिड। अब A+ है तो +1 के अंदर ऑक्जी एसिड क्या होता है बताइए, याद कीजिए क्लोरीन का क्या बनाया था, HOCl। क्या बनाया था, HOCl। तो इसका क्या बनेगा, HOCl था, है ना। तो HO यहां पर कैटाइन क्या है, E। ठीक है, ये बन गया। सेकंड में क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी इसकी, +1 ही है। सेकंड में क्या बनाया था, HClO2। ठीक है ना, HClO2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, HClO2, तो HClO2 ये आ गया। थर्ड का क्या हो जाएगा, HAO3। नेक्स्ट का क्या हो जाएगा, HAO4। तो यहां पर क्या हो गए, ये तो आपका बन गया पर इक वाला, ये बन गया यहां पर इक वाला, ये बन गया अस वाला और ये बन गया हाइपो। इस तरीके से इनका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। एनाइन है, एनाइन के साथ क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा तो B- है और साथ में क्या होगा +BH। ठीक है ना, सभी के साथ में BH जुड़ जाएगा। ये तो हो गए इनके प्रोडक्ट्स। अब मैं यहां पर कुछ इसके एग्जांपल दे देता हूं, 4 एग्जांपल 5 एग्जांपल, उससे आपको पता लग जाएगा कि फाइनल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट क्या है और कैसे बनाना है। तो देखिए अब ये मैंने आपको 4 एग्जांपल्स दिए, इनके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, बहुत आसान है। पहला काम क्या होगा, कैटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लें, +1, 3, 5 और 7। अब उसी के अकॉर्डिंग उसका क्या बना दें, ऑक्सी एसिड बना दें। तो Br का ऑक्सी एसिड क्या होगा, स्टार्टिंग में देखिए HBRO, ये भी लिख सकते हैं, या फिर BROH, क्योंकि बेटा +1 है तो +1 में ही बनेगा। साथ में NiCl है तो इसके साथ H जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, HCl। ठीक, नेक्स्ट बात करें +3 में मतलब सेकंड ऑक्सी एसिड क्या होता है +3 में, तो ये होता है HClO2, ऑक्सी एसिड बन गया इसका, प्लस क्या जाएगा HF, क्योंकि एनाइन ये है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हाइपोब्रोमस एसिड। बेटा नेमिंग वाला ही पार्ट लग रहा है पूरा, मैंने बोला था इतना इंपॉर्टेंट है वो। और ये क्या बनेगा यहां पर, क्लोरस एसिड। +5 में क्या कर लेंगे, HBRO3, नाम क्या हो जाएगा इसका, ब्रोमिक एसिड। एनाइन क्या है यहां पर, फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट क्या जाएगा, HF। IF7 आयोडीन का क्या बन जाएगा, HiO4 प्लस फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के अकॉर्डिंग HF। इसका नाम क्या हो जाएगा, पर आयोडिक एसिड, वही नेमिंग वाला की, पर एक एस हाइपोस। तो ठीक है, इस तरीके से मैंने आपको इंटर हैलोजन कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस कैसे करते हैं ये बता दिया है। सो हाइड्रोलिसिस की इसी सीरीज में अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाइड्रोलिसिस ऑफ जिनोन कंपाउंड। वैसे तो आपको पता है कि जिनोन कंपाउंड जनरली बहुत कम बनाता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही बनाता है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपन इनके हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट देखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस के अंदर लास्ट में क्या बनता है, याद करो, ऑक्सी एसिड। लेकिन ध्यान में रखना है ये जो जिनोन के कंपाउंड है ये थोड़े से एक्सेप्शनल टाइप है। क्यों, क्योंकि इनके जो नॉर्मल कंपाउंड है वो स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए वो क्या हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। जो इनके हाइड्रोक्साइड या फिर जो ऑक्सी एसिड है वो क्या हो जाते हैं, एक स्टेबल फॉर्म के अंदर ब्रेक हो जाते हैं। इसलिए जो जिनोन है वो OH के साथ तो बॉन्ड बनाता ही नहीं है। तो अपन अब देखेंगे किस तरीके से इनका हाइड्रोलिसिस किया जाता है। देखिए, तो इनको समझने के लिए मैं 2 बेसिक रिएक्शंस बता रहा हूं। देखिए, वैसे अपनी ये बुक में नहीं है, लेकिन ये अगर आपको पता होगी तो प्रोडक्ट बनाने में आसानी होगी। देखिए, तो कुछ
बेसिक रिएक्शन है इसकी। ये जो XeOH ट्वाइस है, जैसा मैंने बताया कि ये क्या होता है अनस्टेबल, तो ये H2O निकलने से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा XeO, और ये भी क्या होता है बेटा अनस्टेबल होता है XeO, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें Xe+O2। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। सेकंड है, अगर आपको दिया हुआ है XeOH4 तो इसमें से भी क्या हो जाएंगे H2O निकल जाएंगे, पीछे क्या बनेगा Xe, H2O हटाया तो 2 H2O हटा दिया आपने, तो यहां पर XeO2 बन जाएगा, और ये भी क्या होता है अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है चेंज हो जाता है Xe+XeO3 और साथ में यहां पर O2, तो ये क्या हो जाता है डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना ये डिस्प्रपोर्शनेट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा रेडॉक्स। डिस्प्रपोर्शनेट आपको पता है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और उसी एलिमेंट का क्या होता है रिडक्शन, किसमें जीरो। ठीक है, तो ये बात हुई यहां पर अपने कुछ बेसिक रिएक्शन। अब अपन बात करते हैं हाइड्रोलिसिस की। ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस किस किस का कंपाउंड का करना है, जिनोन के कंपाउंड कौन कौन से आपके पास, एक XeF2 है, XeF4 है और XeF6 है। तो देखिए सबसे पहले XeF2 का अपन हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो XeF2 से क्या बनेगा XeOH ट्वाइस, फिर XeO और लास्ट में क्या बन जाएगा Xe+O2, और फ्लोरीन है तो यहां पर क्या जाएगा लास्ट में HF जाएगा। ठीक है, पहले मैं प्रोडक्ट बता देता हूं कंप्लीट। XeF4 H2O के साथ हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अगेन प्रोडक्ट क्या जाएगा वही Xe+XeO3+O2, फ्लोरीन है Ni तो यहां पर पक्का क्या होगा HF जाएगा। लास्ट बात करते हैं XeF6, इसका डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस नहीं होता, स्टेप वाइज तरीके से होता है, तो वो मैं आपको अभी बता देता हूं किस तरीके से हाइड्रोलिसिस होगा, लेकिन पहले मैं इसका प्रोडक्ट लिख देता हूं XeF6+H2, तो इसका फाइनल प्रोडक्ट जाता है XeO3+HF। ठीक है, तो एक बार स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस भी बता देता हूं। ठीक है, देखिए स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ XeF6। कई बार पूछ लेते हैं कि किस स्टेप में क्या बनेगा, तो अगर इसके साथ 1 मोल H2 डालें तो यहां से क्या होगा -2HF। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा 2HF निकल जाएगा, पीछे क्या बचेगा XeOF4+2HF। अब सेकंड स्टेप में अगर बात करें XeOF4 के साथ अगर 1 मोल और H2 डालें तो क्या बनेगा XeO2F2+HF। इसी तरीके से अगर XeO2F2 के अंदर 1 मोल और H2 आपने डाला है तो क्या बनेगा XeO3+2HF। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या जाएगा XeO3+HF। तो ये रिएक्शंस आपको ध्यान में रखनी है। अगर मैं बताऊं अब तक मैंने जितनी भी बातें बताई तो सबका कंक्लूजन बेटा एक ही है, क्या है ये 3 रिएक्शन, और इनके प्रोडक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स है और कौन कौन सी नॉन रेडॉक्स है। तो देखिए कैसे इनको डील करेंगे अपन। सबसे पहले XeF2 में ऑक्सीडेशन स्टेट +2, तो ये क्या होगा +2 से 0। फ्लोरीन है -1 से -1 नो चेंज, ये -2 से कहां गया 0, तो इसका हो गया क्या ऑक्सीडेशन, इसका हुआ रिडक्शन, तो ये क्या आ गई आपकी रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट बात करें +4, तो +4 से ये 0 गया और ये 6 गया, तो ये क्या हो गई आपकी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। थर्ड बात करें ये +6 और ये भी +6, तो ये क्या हो जाएगी नॉन रेडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको याद में रखने के लिए मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बता सकता हूं, एक इंटरेस्टिंग आइडिया भी बता सकता हूं। ठीक है, तो देखिए वो आइडिया क्या है, आपको एक ट्रिक ध्यान में रखनी है। ट्रिक है 00660066। अगर आप इतना ध्यान में रखेंगे तो आपको सारे प्रोडक्ट याद हो जाएंगे। कैसे, जो पहले वाला प्रोडक्ट है ये किसके लिए है, ये है बेटा आपके लिए XeF2। नेक्स्ट दो किसके लिए है XeF4 और ये किसके लिए है XeF6। 0 का मतलब क्या होगा
जीरो का मतलब इसका प्रोडक्ट Xe जीरो में जाएगा, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब इसके दो प्रोडक्ट जाएंगे, एक तो Xe जीरो वाला और एक Xe +6 वाला। +6 का मतलब क्या होगा, XeO3। ये भी किस में जाएगा, +6 में जाएगा, और +6 का मतलब क्या होगा, XeO3। तो आप आसानी से इनके प्रोडक्ट भी ध्यान में रख सकते हैं, है ना, आसान ट्रिक। तो ये जीरो में जाएगा मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रही है, तो ये वाली क्या होगी, रेडॉक्स होगी। XeF4 की बात करें तो दो चेंज हो रहे हैं, तो ये क्या होगी, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन होगी। ये +6 से +6 में जा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तरीके से आप आसानी से इस ट्रिक को ध्यान में रख सकते हैं कि किस तरीके से अपन जिनोन के कंपाउंड्स का हाइड्रोलिसिस करते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। दिखाइए डबा और फिनिश हो गया। नेक्स्ट एक बार रोक दें। तो देखिए, इस लेक्चर में अपन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। जैसा कि आपको पता है कि अपने एक पहले बात की थी, क्या, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, ऐसा हाइड्रोलिसिस जो कंप्लीट ना हो। तो ये क्या होता है, दो रीजन से हो सकता है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। एक तो होता है लो चार्ज डेंसिटी, आपको याद हो तो किसके लिए क्या था, लो चार्ज डेंसिटी, SbO + Cl- BiO + Cl-। इसमें क्या होता है, इनकी PPT का फॉर्मेशन हो जाता है, एंटीमोनिल क्लोराइड एंड बिस्मुथाइल क्लोराइड। इसी तरीके से यहां पर एक और पार्शियल हाइड्रोलिसिस है, उसका रीजन होता है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कॉम्प्लेक्स बनने के कारण भी हाइड्रोलिसिस कई बार क्या होता है, कंप्लीट नहीं होता है। ये दो कंपाउंड के लिए कंसीडर किया जाता है, BF3 एंड SiF। तो इनका हाइड्रोलिसिस आज के लेक्चर में अपन डिस्कस करने वाले। तो देखिए, BF3 के हाइड्रोलिसिस के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए कि व्हाई BF3 इज नॉट कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड व्हाइल BCl3 इज कंप्लीटली हाइड्रोलाइज्ड। ऐसा क्यों है, देखते हैं। देखो, आपके पास है BF3। BF3 का जब हाइड्रोलिसिस होगा तो आपको पता है क्या, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो 3 OH ग्रुप जुड़ जाएंगे, तो क्या बनेगा, S3BO3 प्लस कितने फ्लोरीन है, 3 फ्लोरीन है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3HF। बैलेंस कर दें एकदम से, तो बोरिक एसिड यहां पर फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन फिर क्या हो जाता है कि ये जो बना हुआ HF है, ये फिर से BF3 के साथ रिएक्शन कर लेता है। तो ये BF3 कितना HF है, 3HF है। ठीक है, तो कितने BF3 के साथ रिएक्शन करेगा, ये 3 के साथ रिएक्शन कर लेता है और एक कंपाउंड बनाता है HbF4। ठीक है, ये जो HbF4 होता है, ये कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, और ये कॉम्प्लेक्स क्या होता है, स्टेबल कंपाउंड होता है। और आपको पता है कोई चीज स्टेबल है तो लास्ट में वही बनेगी ना, तो इसलिए यहां पर क्या हो जाता है, लास्ट में HbF4 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब इसको ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, तो यहां पर 3 and 1 4 BF3 बने, यहां पर HF कैंसिल, और यहां पर H2O की बात करें तो मैं लिख देता हूं 3H2O, 3 ऑक्सीजन है, तो प्लस 3H2, प्रोडक्ट क्या बना, S3BO3 और प्लस HbF4, कितना जाएगा, ये 3 यूनिट है, तो ये 3। तो अब आपको समझ में आया होगा कि BF3 की कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से केवल बोरिक एसिड नहीं बनता है, क्या बनता है, HbF4 भी बनता है। कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि कितना % बोरिक एसिड बनता है हाइड्रोलिसिस से। तो देखिए, ये जो BF3 है, इससे क्या क्या बन रहा है, एक तो बना S3BO3 और 3 यूनिट क्या बनी है, HbF4, और ये कितना है 4, तो 1 यूनिट ये बनी है और 3 यूनिट ये बनी है। इसका मतलब बोरिक एसिड कितना % बना, 25%, है ना, 1/4 × 100, और ये कितना बना, 75%।
ठीक है। अब बात करते हैं कि ऐसा BCl3 के साथ में क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो वो भी अपन साथ में देख लेते हैं। यहां पे अगर BCl3 का हाइड्रोलिसिस होता है यहां पर BCl3 प्लस H2, बेटा ये मैं करवा चुका हूं बिल्कुल स्टार्टिंग में, है ना। तो क्या बनेगा यहां पर H3BO3 प्लस 3HCl, ये 3 यूनिट आ गए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो बना हुआ BCl3 है इसके साथ क्या आ जाए, HCl आ जाए। ये 3HCl, ये 3HCl, तो क्या बन जाना चाहिए HbCl4। ठीक है, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं BCl4 माइनस, BCl4 माइनस। और ये क्या होती है, नोट एग्जिस्ट, इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। रीजन बेटा सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, 4 ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहां पर क्या हो जाती है, स्टेरिक क्राउडिंग हो जाती है। और स्टेरिक क्राउडिंग होने के कारण क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, स्टेरिक क्राउडिंग के कारण BCl4 का एग्जिस्टेंस नहीं है, और यहां पर आपका क्या बनता है, H3PO3 ही बनता है, ये नहीं बनता है। लेकिन इनमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था, वो आपको पता होगा कि ये H2O के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेता है, याद करो, H4BO4 सॉरी POH4 माइनस। ये मैंने आपको बताया था क्यों बनता है स्टार्टिंग के लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि why SF3 is not completely hydrolyzed while SiF4 completely, ऐसा क्यों। फिर से देखो, ये आपका SiF4 4 मोल H2O, जब इसको मिलेंगे 4 यूनिट तो क्या होगा, आपको पता है H4SiO4 और तो सिलिसिक एसिड प्लस 4HF। अब क्या होगा, वो 4HF दोबारा रिएक्शन करेगा किसके साथ, SiF4 प्लस 4HF। तो 4 यूनिट इसके लिए लेते हैं, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पर देखिए H2SiF6। अगेन ये क्या होता है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, और ये क्या होता है, स्टेबल। स्टेबल है तो क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट देख लेते हैं इसका। कितने SiF4, 5 SiF4, HF कैंसिल प्लस 4H2, प्रोडक्ट क्या जाएगा, ये 4 बनेगा। तो यहां पर H4SiO4 प्लस 4H2SiF6। इसकी 5 यूनिट है, इसकी 1 यूनिट है, इसकी 4 यूनिट है। इसका मतलब क्या हुआ, 20% तो ऑर्थो सिलिसिक एसिड बनेगा, और ये कितना बनेगा 80% H2SiF6 बनेगा, इसलिए कंप्लीटली हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। तो अब बात कर लेते हैं कि SiCl4 के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ। तो देखिए ये आपका आ गया SiCl4 प्लस H2, तो याद कीजिए क्या बनाया था यहां पे स्टार्टिंग में, तो ये बनेगा H4SiO4 प्लस 4HCl, ये 4 यूनिट इसकी आ गई। अब अगर अपन बात करें ये जो SiCl4 है, फिर से इसकी रिएक्शन अगर 4HCl के साथ करवाएं तो क्या बनेगा H2SiCl6। और आपको पता है बेटा SiCl6 2 माइनस जो होता है ये नोट एग्जिस्ट, आपको पढ़ाया हुआ है 11th में। क्यों, ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, स्टेरिक क्राउडिंग के कारण इसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो देखिए आज के लेक्चर में मैंने बोला कि अपन डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ NF3 एंड CCl4। वैसे तो आपको पता है कि नॉर्मल कंडीशंस में इनका हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकता, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, लेकिन कंडीशंस थोड़ी हाई हो, ड्रेस्टिक कंडीशन हो, मतलब अगर अपन हीट कर दें पहले, तो हीट करने के कारण यहां पर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है। और ये जो हाइड्रोलिसिस पॉसिबल है ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। अभी तक जितने भी हाइड्रोलिसिस थे वो केवल और केवल SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे थे। अब जो मैं 2 एग्जांपल्स करवाऊंगा वो SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं। नीट में जनरली ये नहीं आता है, नीट में जस्ट ये पूछते हैं कि पॉसिबल है या नहीं, तो आपको मना कर देना। अगर JEE की बात करें तो उस केस में बेटा इसके स्टेप वाइज हाइड्रोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले आपको यह बता देता हूं कि SN1 मैकेनिज्म क्या होती है। देखिए
SN मैकेनिज्म जो होती है वो क्या होती है, और एक SN2 है, दोनों में डिफरेंस देख लीजिए। ये होती है 1 स्टेप, सॉरी SN1 है तो ये क्या होती है 2 स्टेप, और ये होता है आपका 1 स्टेप। 1 स्टेप है सो नो इंटरमीडिएट, कोई बीच की स्टेप नहीं होती है, ट्रांजिशन स्टेट होती है, उसको इंटरमीडिएट नहीं बोलते बेटा, वो बनती है और आगे चली जाती है। इसमें क्या होता है 2 स्टेप है तो इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा उसे बोलते हैं कार्बोकैटायन, ठीक है। और ये जो कार्बोकैटायन है मतलब पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब क्या करेगा H2O इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करेगा, जिससे आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे तो जगह है नहीं तो जगह बनानी पड़ेगी। तो ये क्या होती है आपकी SN1 मैकेनिज्म। NCl3 का हाइड्रोलिसिस अपन ने किया था, Cl के पास खाली जगह होती है तो उस पर H2 अटैक करता है, HOCl और NH3 का फॉर्मेशन होता है। NF3 में देखिए आपको पता है कि NF3 के पास तो जगह ही नहीं है, ये लोन पेयर, ये फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, तो इसके पास तो जगह ही नहीं है, न यहाँ पे न यहाँ पे। तो अपन क्या करेंगे SN1 मैकेनिज्म, तो उसकी जो स्टेप 1 है वो देखिए क्या है। स्टेप 1 में क्या करते हैं, इसको अपन अच्छा खासा हीट करते हैं, ठीक है। तो हीट करेंगे क्या होगा, एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा नाइट्रोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन और ये यहाँ पे लोन पेयर और कैटायन, बेटा F- यहां से निकलेगा तो क्या बनेगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज ही तो आएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया कार्बोकैटायन, सॉरी ये क्या हो गया, यहां पर कैटायन का फॉर्मेशन हो गया, कैटायन का फॉर्मेशन हो चुका है, इसे क्या बोलते हैं इंटरमीडिएट। और आपको पता है कैटायन का फॉर्मेशन हो गया मतलब खाली जगह हो चुकी है, तो अब इस पर H2 अटैक करेगा। तो स्टेप 2 के अंदर अगर बात करें तो क्या होगा, ये F लोन पेयर और प्लस ये आपका H2 अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज पे, पॉजिटिव पे करेगा तो यहां पर H2 आके जुड़ जाएगा। देखिए कैसे, नाइट्रोजन फ्लोरीन, फ्लोरीन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लोन पेयर, बेटा इस पर माइनस आएगा प्लस न्यूट्रल, तो इस पर क्या रहेगा प्लस रहेगा। पॉजिटिव वाला केस आपको पता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो यहां से क्या हट जाएगा, बेबी हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में हट जाएगा, और ये जो H प्लस है किसके साथ जुड़ जाएगा, F- HF बना देगा। तो यहां से प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए N लोन पेयर फ्लोरीन, फ्लोरीन और OH। इसी तरीके से क्या होगा, एक H2O का और अटैक होगा इस पर, तो वहां उसके कारण क्या आ जाएगा, यहां पर एक H2O के हम 2 H2O का अटैक करवा देते हैं। देखिए तो यहां पर 2 H2O का अटैक होगा, तो ये N लोन पेयर OH, OH और OH। अब आपको पता है क्या H2O यहां पर स्टेबल नहीं रह पाएगा, OH, OH, OH 3 ग्रुप है। याद कीजिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ऊपर वाले एलिमेंट में पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, OH नहीं रहता। तो यहां से क्या होगा, ये H2O निकल जाएगा, पीछे क्या बचेगा, पीछे बचाएगा आपका HNO2। अब एक और बात, हीटिंग कर रहे हैं, अगेन HNO2 पर OH बॉन्ड स्टेबल नहीं होता है, तो ये ब्रेक हो जाता है किसमें, N2O3 में। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है इसका, N2O3 होता है, ठीक है। तो ये सिंपल हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म है। एक बार फिर से, अगर NF3 है प्लस H2O है, रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा, नो हाइड्रोलिसिस। अगर आपके पास NF3 है, H2O है, हाई हीटिंग है, उस केस में आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, N2O3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। अब बात करते हैं CCl4 के हाइड्रोलिसिस की। देखिए CCl4 में आपको पता है, अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं, पहली बात तो ये आप ये सोच सकते हो फिर से कि सर
कार्बन के पास तो नहीं, लेकिन क्लोरीन के पास तो खाली है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव। पॉजिटिव पर अटैक होता है, नेगेटिव पर नहीं होता। NCl3 वाला केस अलग था क्योंकि वहां पर डेल्टा पॉजिटिव था। अब नॉर्मल कंडीशंस में तो होगा नहीं, इसलिए यहां पर क्या करते हैं, इसको हाई हीटिंग करते हैं, जिससे एक Cl- हट जाएगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा यहां पर, कार्बन क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन। तो ये कैटायन का फॉर्मेशन हो गया, इसको कार्बोकैटायन बोल सकते हैं आप। और ये क्या है, यहां पर इंटरमीडिएट है। याद करो SN2 में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो यहां पर इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो सकता है। स्टेप 2 में क्या करेंगे बोलिए, स्टेप 2 में क्या होगा, ये जो Cl कार्बोकैटायन है, इस पर H2O अटैक करेगा, लोन पेयर आएगा यहां पे, तो क्या हो जाएगा, ये कार्बन, क्लोरीन, 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 ये OH प्लस, ये न्यूट्रल हो गया। अब क्या होगा यहां पे, देखिए H प्लस आयन यहां से हट जाएगा, माइनस H प्लस, वही कहानी पिछली बार वाली। H प्लस हटते यहां पर क्या हो गया, कार्बन, Cl और Cl। अब क्या होगा, एक H2O का और अटैक करवा दो इस पे। H2O का अटैक करवाते ही क्या बनेगा यहां पर, कार्बन, OH, Cl और Cl। आपको पता है 2H ग्रुप कार्बन पर स्टेबल नहीं रह पाएंगे, वही बात, पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो पाई बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो माइनस H2 हटाते क्या हो जाएगा, COCl2। इसको क्या बोलते हैं, फोस्जीन गैस बोलते हैं, जो काफी जहरीली। अब बात आ गई, क्या इसमें और H2O डालने पर हाइड्रोलिसिस होगा, तो क्या होगा, नहीं होगा। COCl2 का आगे फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। इसका रीजन क्या है, तो ध्यान से देखिए, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपके पास COCl2, अब COCl2 में क्या होता है बेटा, ये लोन पेयर है, ये पाई है, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेट स्टेट में है, तो यहां पर रेजोनेंस पॉसिबल है। रेजोनेंस कैसे, ये नेगेटिव चार्ज और ये यहां पर आ जाएगा, तो कार्बन O- Cl डबल बॉन्ड Cl, ठीक है, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से बात करें तो एक और कॉन्जुगेट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ जाएगी, यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड क्लोरीन, क्लोरीन, ये पॉजिटिव चार्ज और ये O-। तो यहां पर हुआ क्या, यहां पर ये हुआ है कि रेजोनेंस के कारण क्लोरीन पर डबल बॉन्ड आ गया, और बेटा डबल बॉन्ड आ गया तो बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। अब बॉन्ड एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो इसको कितना ही गर्म कर लो ये नहीं टूटेगा। अब आप कहोगे कि सर कितना ही गर्म कर ले, क्यों, टूटना चाहिए, गर्म कर लो बेटा, गर्म करोगे तो ऑक्सीजन टूट जाएगा, ठीक है ना। अपने को तो H2O जोड़ना है, क्लोरीन हटाना है, उल्टा काम थोड़े ना करना है। तो कितना ही हीट कर लो ये नहीं हटेगा, इसलिए इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, COCl। अब एक क्वेश्चन और आ जाता है इसमें, अगर एडवांस की बात करें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कि ये बोलते हैं कि COCl2 के अंदर जो क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ है CCl, वो नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से कम होती है, क्यों, ड्यू टू रेजोनेंस। डबल बॉन्ड आया तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। अब देखिए फिर से, CCl प्लस H2O, रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, नो हाइड्रोलिसिस। और CCl4 प्लस H2O, अगर हाई हीटिंग की बात करते हैं तो उस केस में क्या बन जाता है, फोस्जीन, COCl, ठीक है।